वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हमारा जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का नया टॉपिक है एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज टेम्परेचर, तापमान क्या है। देखिए, जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो इस पृथ्वी पे जीवन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जीवन को सस्टेन रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए टेम्परेचर यदि नहीं होता तो जीवन संभव नहीं था। टेम्परेचर को सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन इसमें मापा जाता है। हमें पता है ज़्यादातर जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम नापते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस जो कि दबाव बिंदु है उससे लेके 100 डिग्री जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, जल का, जिसको क्वथनांक कह सकते हैं, ये टेम्परेचर रेंज है जिसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवन की संभावना होती है, जीवन पाया जाता है। अब यहाँ पे जो तापमान है किस प्रकार जीवन को प्रभावित करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो तापमान है उसमें जो जीव कम परास में जिंदा रहते हैं उनको हम स्टीनोथर्मिक कहते हैं, या हिंदी में इसे तनुतापी कहते हैं, जो कि कम रेंज में होते हैं। और एक होता है यूरीथर्मल या यूरीथर्मिक, जो कि अधिक परास में जीते हैं, जो कि मैक्सिमम तापमान का जो रेंज है उसमें जिंदा रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन बीइंग है, इसके अलावा जैसे लिजार्ड्स हैं, जैसे ऑयस्टर होते हैं, कुछ साइक्लोप्स, डेफनिया जैसे, कॉपीपॉड जैसे क्रस्टेशियंस हैं, आर्थ्रोपोडा हैं, ये अधिक परास में जिंदा रहते हैं। इसके अलावा जो तनुतापी हैं कम परास में रहते हैं। जैसे इसके अंदर हम टोड की बात करें, बूफो, कोरल्स होते हैं, जैसे सेलेंट्रेट समुद्रों में होते हैं, फिश होती हैं, मछलियां होती हैं, वो अधिक तापमान में जिंदा नहीं रहती। ये यूरीस्टीनोथर्मिक होते हैं, कम परास में जिंदा रहते हैं। इसके बाद में आज हम डिस्कस करते हैं तापमान और तापमान के कारण जीव में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और उनसे संबंधित जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो नियम दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तापमान, जैसे मैंने पहले बताया था सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस में, कि एक ऑप्टिमम रेंज होती है तापमान की, उसी में जीव जीवित रहते हैं जनरली। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से लेके, और मैं कहूँ 45 डिग्री सेल्सियस एक ऑप्टिमम रेंज है। हालांकि इसमें भी जो बेस्ट ऑप्टिमम रेंज है वो 22 डिग्री से लेके और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, या 20 से माने। बाकी जो टेम्परेचर है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करेगा, कार्य की तनाव क्षेत्र आएगा उसमें। और 45 से अबव या 10 से नीचे या 0 से नीचे की बात करें तो वो इनटॉलरेंस जोन में आता है। तो इस आधार पे जीव जो है अधिक तापमान या कम तापमान में निष्क्रियता दर्शाते हैं। शीत निष्क्रियता, सर्दियों में जो जीव अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो शीत निष्क्रियता दिखाते हैं। तो तापमान के आधार पे 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं जिनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, शीत रुधिरधारी या पोइकिलोथर्मिक एनिमल। पोइकिलोथर्मिक शीत रुधिरधारी, जिनका टेम्परेचर जो है वो फिक्स वातावरण के अनुसार रहता है, अर्थात जो कि एक्सोथर्मिक होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर से ग्रहण करते हैं।
टेम्परेचर बदलता रहता है, टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है। ऐसे जीव शीत रुधिरधारी या पोइकिलोथर्मिक कहलाते हैं। जैसे रेप्टाइल्स हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, ये सारे के सारे, और क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसी प्रकार होते हैं गर्म रुधिरधारी वार्म ब्लडेड एनिमल, राइट, जिनको हम होमोथर्मिक भी कह सकते हैं। इनका टेम्परेचर बॉडी का फिक्स होता है क्योंकि इनकी बॉडी अंदर से टेम्परेचर को मेंटेन करती है, अर्थात ये अंतस्तापी होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। ये इनकी बॉडी स्वतः वो टेम्परेचर को बनाती रहती है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी जितने भी मेमल्स हैं और बर्ड्स हैं, एवीज हैं, ये जनरली गर्म रुधिरधारी होते हैं। हमारे अंदर बॉडी का टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो लगभग फिक्स होता है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, लेकिन ये बॉडी का टेम्परेचर कितना मेंटेन होता है। बर्ड्स में 40 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में बर्ड्स में बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये जीव जो कि गर्म रुधिरधारी हैं, वो तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, फिक्स होता है, और उसी के अनुसार उनकी बॉडी में एडेप्टेशन होता है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो ज्यादा सर्दी होने पे शीत निष्क्रियता दिखाते हैं, जैसे छिपकलियां होती हैं या फिर जैसे स्नेक्स वगैरह होते हैं, सांप वगैरह, ये छुप जाते हैं सर्दियों में। इस क्रिया को हाइबरनेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे शीत निष्क्रियता। यानी ये इनकी बॉडी निष्क्रिय हो जाती है और ये बलून में जाके निष्क्रिय अवस्था में, इनर्ट अवस्था में रहते हैं। कई महीने तक ऐसे जीव रहते हैं, इसे हाइबरनेशन कहते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में भी कुछ जीव जो होते हैं वो निष्क्रियता दिखा देते हैं हाई टेम्परेचर होने पे, उसे एस्टिवेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जनरली जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, पोइकिलोथर्मिक एनिमल है, वो ही प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं तापमान से संबंधित कुछ रूल्स हैं उनके बारे में। सबसे फेमस जो रूल है वो है एलेंस रूल। एलेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल बताया। एलेंस रूल कहता है कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के बाह्य जो क्या है ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, वो जनरली आकार में छोटे होते हैं। यानी बॉडी तो बड़ी होती है लेकिन उनके जैसे कान है, पूंछ है, ये हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। यानी जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हैं, बाह्य उपांग है, एक्सटर्नल body parts tend to be shorter in colder climate as compared to warmer climate। जैसे जो ठंडे प्रदेश में रहने वाला भालू है, लोमड़ी है, खरगोश है, उनके जो पूंछ है, उनकी टांगे हैं, उनके जो ईयर पिन्ना है, कान है, वो जनरली गर्म प्रदेशों में रहने वाले जीवों की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि सरफेस वॉल्यूम रेशियो है वो डिक्रीज हो सके और उनकी जो बॉडी है वो सर्दियों में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। इसलिए ताकि जो यदि बड़े ईयर पिन्ना होंगे तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी और उस ब्लड के थ्रू जो हीट लॉस है वो ज्यादा होगा। इसलिए प्रकृति ने क्या किया है कि जो ध्रुवीय प्रदेश है जहां बर्फ पड़ती है या हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले जीव हैं उनके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वो उन्हीं जाति के सदस्य जो गर्म स्थानों पे रहते हैं उनकी तुलना में साइज में छोटे होते हैं। ये है एलेंस रूल। दूसरा जो है वो है बर्गमैन्स रूल। दिस इज सेकंड
बर्गमान्स रूल, बर्गमान का नियम, ओके, MAN, बर्गमान्स रूल। तो बर्गमान क्या कहते हैं? B फॉर साइज, बिग साइज, यानी ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जीव हैं उनकी बॉडी साइज है वो बड़ी होगी। बॉडी साइज गर्म प्रदेशों की बजाय क्या होगी? कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले जीवों की बड़ी होगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू और एक है जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या सब ट्रॉपिकल में रहने वाले, जंगल में रहने वाले भालू को देखें तो साइज में जो पोलर बियर है वो बड़ा आकार का होता है। यहाँ भी मैं वही बात कहूंगा कि सरफेस और बॉडी रेशियो जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है, और चूंकि सर्दियों में ऐसे जीव जो होते हैं उनको ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा उनको एनर्जी चाहिए, उनका साइज बड़ा होता है और उस साइज में वो जो वसा है, फैट है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एक सेकंड हो गया बर्गमान्स रूल। और इसके बाद में हम बात करते हैं जॉर्डन्स रूल की। जॉर्डन्स रूल, जॉर्डन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो मछलियां होती हैं और जो मछलियां ठंडे प्रदेशों में रहती हैं, कोल्डर क्लाइमेट में रहती हैं, वो साइज में बड़ी होंगी और साथ साथ उनकी जो वर्टिब्री है, जो उनकी कशेरुकाएं हैं, वो संख्या में ज्यादा होंगी। जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली मछलियां हैं, समुद्र में कोल्ड एनवायरनमेंट में रहती हैं, कोल्डर क्लाइमेट में रहती हैं, उनकी जो कशेरुकाएं हैं वो साइज में भी बड़ी होती है, संख्या में ज्यादा होती हैं बनिस्बत जो गर्म क्लाइमेट में रहती हैं उन मछलियों के। तो ये है आपका सेकंड जॉर्डन्स रूल। चौथा है रिंस रूल। रिंस साइंटिस्ट थे दूसरे, उन्होंने क्या बताया? रेंच ने कहा कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स कौन से? वही ठंडे और गर्म की बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले बर्ड्स के जो पंख हैं वो नैरो होते हैं, सकड़े होते हैं और टैपरिंग होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले जो हैं उनके चौड़े होते हैं। तो कोल्डर रीजन जो होते हैं उनके, कोल्डर रीजन, ये तो फिश के बारे में था, मछलियों के बारे में था, और ये था पक्षियों के बारे में, बर्ड्स। और फेदर जो हैं वो सकड़े, नैरोविंग, नुकीले और टैपरिंग होते हैं, चौड़े होते हैं। जबकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले जो पक्षी हैं उनके पंख थोड़े हल्के होते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका। नेक्स्ट है ग्लोगर्स रूल, पांचवा है ग्लोगर्स रूल। ग्लोगर कहते हैं कि गर्म प्रदेशों में रहने वाले जीव हैं उनकी बॉडी पे पिगमेंटेशन ज्यादा होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो इक्वेटर के पास रहने वाले जितने भी जीव हैं या इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग है वो डार्क कलर के होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे पिगमेंटेशन ज्यादा होता है। तो गर्म प्रदेशों की बजाय जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो हल्के होंगे, और जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं यानी वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट, गर्म एवं नमी युक्त जगह में रहने वाले जीवों की त्वचा में पिगमेंटेशन ज्यादा होगा, यानी वो डार्कर कलर के होंगे, गहरे रंग के होंगे। जबकि जो कि ठंडे होंगे प्रदेशों में रहने वाले जीव हैं वो हमेशा गोरे रंग के, साफ कलर के, या यूं कह सकते हैं हल्के रंग के होते हैं। ये कहता है ग्लोगर्स का रूल। इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं।
हालांकि वो तापमान से संबंधित नहीं है, लेकिन वो हम इस इकोलॉजी और इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। उसमें आता है जैसे डोलो-कोप्स का नियम, वो हम बाद में बात कर लेंगे। एक दूसरा आता है गॉस का नियम, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी, जी गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी। गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि यदि दो जीव हैं, उन दोनों जीवों एक समान हैबिटाट है, जिसको एक समान आवास होता है, उसको हम हिंदी में निकेत या इंग्लिश में नीशे कहते हैं। तो समान नीशे या जो निकेत होता है, यदि दो जीवों का है, तो कुछ समय बाद में पता लगता है कि उन जीवों में से एक जीव है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो गॉस कहता है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी क्या कहती है कि दो सेम नीशे के रहने वाले जो जीव हैं, जिनकी सेम हैबिट है, सेम हैबिटाट है, सेम फूड हैबिट है, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट टुगेदरली। दोनों एक साथ एक जगह पे रह नहीं सकते या सरवाइव नहीं कर सकते। यानी सेम बोथ स्पीसीज जो कि सेम हैबिटाट या सेम नीशे में रहती है, दे कैन नॉट ग्रो साइमल्टेनियसली। उनमें से एक स्पीसीज को खत्म होना पड़ता है या वहां से जाना पड़ता है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लिया, पैरामीशियम की दो जातियां होती हैं, पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम। जब इनको उन्होंने दोनों को कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, तो दोनों एक साथ ग्रो होते हैं अलग अलग तरीके से। हालांकि ऑरेलिया थोड़ा फास्ट ग्रो होता है कंपैरेटिवली कॉर्डेटम, लेकिन जब दोनों को एक साथ ग्रो करवाया कल्चर माध्यम में, तो वो ये देखते हैं कि कुछ जो दिन हैं, उन दिनों में पता लगता है कि जो ये आपका कॉर्डेटम है वो तो लुप्त हो जाता है, और ऑरेलिया है उसकी संख्या बढ़ जाती है। ऑरेलिया जो है वो तो आकार में बढ़ जाता है, और जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। यानी कॉर्डेटम को ऑरेलिया ने लुप्त कर दिया या हटा दिया वहां से। ये कहलाता है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी, स्पर्धात्मक अपवर्जन का सिद्धांत। यानी दो ऐसे जीव जो कि एक ही हैबिटाट में है, उनका एक ही प्रकार का निकेत है। हैबिटाट बड़ा होता है, निकेत बहुत छोटी एक साइज होती है इकोलॉजी में, जो कि फूड हैबिटाट भी हो सकता है, जो उनका रिप्रोडक्टिव हैबिटाट हो सकता है, या उनका शेल्टर हैबिटाट हो सकता है, कोई भी प्रकार का हो सकता है। यदि वो एक है तो वो दो जातियां हैं, या सेम जाति के दो अलग अलग वैरायटी हैं, वो एक जगह नहीं रह सकती। तो एक ही जीनस की दो जातियां यहाँ पे पैरामीशियम की सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसा हम हिंदी में भी कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, तो वो वाला ये कंसेप्ट काम करता है इकोलॉजी में। तो ये था टेम्परेचर से संबंधित चीजें कि तापमान एक बुनियादी एबायोटिक फैक्टर है, जो कि जीवों की वृद्धि के लिए, जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जीवों के शारीरिक आकार के लिए, या यूं कहें कि जीवों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। तापमान अधिक होगा तो जीवों की फर्टिलिटी पे भी प्रभाव पड़ता है। अधिक तापमान पे जीव जल्दी जीवित रहते हैं, कम में मर जाएंगे या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे साइक्लोप्स और डेफनिया की हम बात करें, जो कि एक प्रकार के आर्थ्रोपोडा हैं, क्रस्टेशिया में हैं, तो वो कम टेम्परेचर में पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया करके फीमेल पैदा करते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेल फीमेल दोनों बनाते हैं। इसी प्रकार जैसे कोरल रीफ्स होते हैं, वो कोरल रीफ्स जो हैं वो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस यदि समुद्र का तापमान होगा तभी वो सरवाइव करेंगे या ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे। या इसी प्रकार जैसे ड्रोसोफिला है, मेलेनोगास्टर फल मक्खी है, उसमें हाई टेम्परेचर के कारण उसमें जेनेटिक वेरिएशन भी हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो कि तापमान से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश या लाइट का क्या इफेक्ट होता है, सोइल का क्या इफेक्ट होता है, रेनफॉल का क्या इफेक्ट होता है, ये अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।